हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको वैम्पायर्स की 2 डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा। ये कहानियाँ सुन के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। मेरा नाम पीटर है और ये मेरी कहानी है। एक बार मैं कॉलेज की एक ट्रिप पे गया था स्कॉटलैंड के कुछ पुराने कैसल्स देखने के लिए। जब हम वापस आए तो उसी रात मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना होती है। वहां पे एक कैसल था और उस कैसल में वहां के राजकुमारी की एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। मैंने जब उस पेंटिंग को देखा तो मुझे उसे एक अजीब खिंचाव जैसा हुआ। हम ये बात तो जानते हैं कि अगर हम कोई भी बड़ी पेंटिंग या तस्वीर देखें और हम उसे किसी भी कोण से देखें, हमें ऐसा ही लगेगा कि वो पेंटिंग की आंखें हमारी तरफ ही है या फिर वो पेंटिंग की तस्वीर हमें ही देख रही है। मगर इसकी बात कुछ अलग थी। इस पेंटिंग की ना सिर्फ आंखें मुझे घूर रही थी बल्कि मुझे अच्छे से याद है कि इसका हाथ भी अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर था। बहरहाल उस रात जब मैं सो रहा था तो मेरे सपने में बार बार वही राजकुमारी आ रही थी जो कि उस पेंटिंग में थी। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि मुझे जरा सी कमजोरी महसूस हो रही है, पर बहरहाल मैं नहाकर कॉलेज चला जाता हूँ और कॉलेज से आके फिर अपनी सारी काम और पढ़ाई करके सो जाता हूँ। रात में मुझे फिर से उसी राजकुमारी का सपना आता है और फिर से अगले दिन सुबह उठकर मुझे कमजोरी महसूस होती है। इस तरह से एक हफ्ता गुजर जाता है और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और हमेशा ही मुझे नींद में रहने की आदत हो जाती है। मुझे सुबह सुबह सूरज की रोशनी से भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए कॉलेज मैं अब जल्दी से चला जाता था और शाम को सूरज ढलने के बाद ही वहां से निकलता था। मुझे ये लगा कि ये कमजोरी की वजह से ही मुझे सूरज से एलर्जी हो रही है, तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने मेरे पर सारे टेस्ट किए। तब मुझे पता चला मैं ना ही फिट हूँ बल्कि सुपर फिट, किसी ओलंपिक के खिलाड़ी जैसे। मगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं बचपन से ही ज़रा सा मोटा रहा हूँ और कॉलेज में आने के बाद तो मैंने किसी तरह का भी जिम या स्पोर्ट्स नहीं खेला है, बल्कि ये कि पिछले साल ही मुझे हाई बीपी भी हो गया था जिसके लिए मैं दवाई भी लेता हूँ। मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके घर वापस आ जाता हूँ और अब मैंने धीरे धीरे कॉलेज में एक बात ध्यान दी कि मुझे बहुत दूर बैठे हुए लोगों की आवाज़ भी सुनाई देती है। यानी अगर कोई मेरे टेबल से 10 टेबल दूर बैठा है और कुछ बात कर रहा है और अगर मैं अपना ध्यान उनकी तरफ करूं तो मुझे उनकी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देगी, ऐसे जैसे कि वो मेरे टेबल पर ही बैठे हो। मुझे वो सपने रोज ही आ रहे थे उस राजकुमारी के, और अब मैं ज़रा परेशान हो गया था क्योंकि मुझे जानना था कि कहीं इसका मेरे साथ हो रहे इस बदलाव से कोई संबंध तो नहीं। मैंने जब इंटरनेट पे इसको लेके ढूंढा तो मुझे पता चला कि इस राजकुमारी का नाम है रेबेका और वो लोगों के मुताबिक एक वैम्पायर थी। मैंने इस बात को एक भद्दा मजाक समझ के भुला दिया। कुछ दिनों बाद मेरा एक दोस्त मेरे घर शाम में आता है रात गुजारने के लिए, और हमने प्लान किया था कि हम
बियर पिएंगे। तो रात के लगभग 9 बजते हैं और हमने सोचा मूवीज देखेंगे और बियर पिएंगे और हमारा कार्यक्रम चालू हो जाता है। हमने 2 मूवीज देखकर सोने की तैयारी की और हम लगभग रात को 1 बजे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरा दोस्त मुझे बिना बताए चला गया है, और जब मैंने उसे फ़ोन मिलाया तो उसने फ़ोन उठा के कहा कि मुझसे दूर रहो, तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे। ये सुन के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है और ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं अपने दोस्त को कई बार कॉल करके उसे कहता हूँ कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ और वो मुझे बताए कि ऐसा क्या हुआ उस रात कि वो अब मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। तो वो मान जाता है, मगर कहता है वो मुझे दिन के वक्त ही एक भरे हुए रेस्टोरेंट में मिलेगा। मैं किसी तरह काले कपड़े, टोपी, हुडी और मास्क पहन के अपने आप को धूप से बचाते हुए वहां पहुंचता हूं। वो मुझे बताता है कि उस रात उसने देखा कि मेरे कमरे में एक औरत आती है एकदम पुराने कपड़े पहनकर, और वो मेरे गले से मेरा खून पीती है और फिर मैं उस लड़की के गले से उसका खून पीता हूँ। मेरा दोस्त कहता है कि वो बस चुपचाप पड़ा पड़ा ये सब देख रहा था और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और मैं सो जाता हूँ। मैंने उससे कहा कि वो क्या बकवास कर रहा है, तो वो मुझे मेरे गले पर बने निशान को दिखाता है और कहता है कि तुम एक वैम्पायर बन चुके हो और शायद तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ कोई प्रीस्ट ही बचा सकता है। मैंने अपने दोस्त को पागल कहकर वहां से निकल जाना ही सही समझा। अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में था और फिर एक रात मैं तय करता हूँ मैं अपने रूम में कैमरा लगा के देखूँ। अगले दिन सुबह जब मैं उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो मेरे जैसे होश उड़ जाते हैं। मेरा दोस्त बिल्कुल सही बोल रहा था, और ये कि वो लड़की सच में यहाँ आई और उसने मेरा खून भी पिया और मैंने भी उसका खून पिया। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो फिर उसी शाम मैं घर पे जब आता हूँ तो मैं देखता हूँ वो लड़की मेरे ही कमरे में बैठी हुई है, मगर पुराने नहीं नए ज़माने के कपड़े पहने हुए। मैं बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा घर तो बाहर से लॉक था, तो वो कैसे मेरे कमरे में घुस आई। वो लड़की मुझे बताती है कि वो एक वैम्पायर है और उस दिन मुझे कैसल में देखकर वो मेरे पीछे यहाँ आ गए। उसने मुझे बताया कि वैम्पायर्स वैसे नहीं होते जैसे कि कहानियों में बताया जाता है, पर हाँ, हमें सुबह में धूप में निकलने से दिक्कत होती है और हमारे शरीर पर जलने के निशान भी हो जाते हैं धूप में निकलने से। उसने कहा कुछ वैम्पायर्स, जैसे कि वो एक वैम्पायर सबसे ऊंची प्रजाति से आती है, और ये कि वो अमर है और उसे कोई या कुछ भी मार नहीं सकता, मगर बाकी के वैम्पायर्स तो आम इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी बिताते हैं और मरते भी है। बस ये कि आम वैम्पायर्स की जिंदगी भी लगभग 200 साल की होती है और उनका हर सेंस यानी इंद्रिया बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा दिखने लगा था और दूर की बातें भी सुनाई दे रही थी। दूर से ही मुझे कुछ भी सुनने में आ जाता था। मुझे ये सब सुन के बिल्कुल समझ नहीं आया अब मैं क्या करूँगा। तो रेबेका मुझे बताती है कि मुझे भी खून की ज़रूरत होगी, और फिलहाल वो ज़रूरत रेबेका पूरी करती थी, मगर ये कि उसके यहाँ के ब्लड बैंक से जान पहचान है और मैं वहाँ पे भी जाके ब्लड ले सकता हूँ। मगर उसने मुझे एक चेतावनी भी दी कि चाहे मैं कुछ भी करूँ,
मगर कभी भी किसी इंसान को नहीं मारूं खून के लिए, क्योंकि वो ज़रूरत ब्लड बैंक से पूरी हो जाती है। उसने बताया कि इंसानों और वैम्पायर्स के बीच एक करार है कि अगर हम इंसानों को ना मारे तो वो हमारा शिकार नहीं करेंगे और हमारी ज़रूरत ब्लड बैंक और जंगल के जानवर को मार के पूरी हो जाएगी। ये कह के रेबेका वहाँ से चली जाती है। आज इस बात को 8 साल हो गए हैं और अब तो मैं अपने जैसे और कई वैम्पायर्स को जानता हूँ जिन्हें मैं इस शहर में ब्लड बैंक में मिला हूँ। हमें वो करार याद है कि हमें कभी भी किसी इंसान का शिकार नहीं करना है, वरना रेबेका भी आके हमें खुद मार देगी। मेरा नाम डेविड है और मैं एक बड़े से फार्म हाउस में रहता हूँ एरिज़ोना में। हमारी ज़मीन लगभग 50 एकड़ की है और मूल्यतः हमारा फार्म में बहुत सारी सब्जियाँ और पशु पक्षी भी पाले जाते हैं। तो मेरे फार्म में लगभग हर रकम के पालतू पशु आपको मिल ही जाएंगे। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ इसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है और मैं इसे इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे आपसे कोई उपाय मिल पाए। 2 महीने पहले मुझे एक रात को हमारे सभी जानवरों की रात में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं थोड़ा सतर्क ज़रूर हो जाता हूँ, मगर क्योंकि मेरा पालतू कुत्ता भौंक नहीं रहा था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा था। आमतौर से होता ये है कि पास के जंगल से अगर कोई छोटा मोटा जानवर आ जाए तो सारे फार्म्स के जानवर चिल्लाने लगते हैं और साथ ही मेरा कुत्ता भी भौंकने लगता है। तो उसी स्थिति में मैं उठता हूँ और बाहर जाकर या तो उस जानवर को भगा देता हूँ या तो फिर मैं उस जानवर को मार देता हूँ। बहरहाल इस बार क्योंकि मेरा कुत्ता भौंक नहीं रहा था तो मैं सोया रहा। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरा कुत्ता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसने हमारे कुत्ते को देखा है, तो उसने मना कर दिया। मैं आपको बता दूं, हमारी अभी अभी शादी हुई है तो हमारे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही है। मैंने बहुत ढूंढा मगर हमारा कुत्ता मुझे कहीं नहीं मिला और आखिर में थक कर 2 दिन बाद मैंने उसकी तलाश बंद कर दी। हमारा कुत्ता लगभग 8 साल का था और मेरा सबसे पुराना साथी, जिसे मैं अपने बच्चे जैसा मानता था। कुछ दिनों तक तो मैं बिल्कुल बेहाल हो गया और शराब में डूब गया था। मेरे एक दोस्त ने, जिसका नाम मैंडी है, उसने मुझे इस वक्त बहुत सहारा दिया और मुझे शराब की लत को छोड़ने में मदद भी की। मैं बता दूं, क्योंकि मेरी पत्नी को फार्म का सारा काम संभालना पड़ रहा था इसलिए वो मुझ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने एक बात ध्यान दी थी कि भले ही हमारी शादी हाल ही में हुई थी मगर अब मेरी पत्नी मुझसे कुछ अलग और काफ़ी खफा सी रहती थी, जैसे कि हमारे रिश्ते में कोई दरार सी आ गई हो। मुझे यही लगा कि हमारे कुत्ते के अचानक मर जाने पे और मेरा इस तरह शराब में डूब जाना शायद इसका कारण हो। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को इसकी सज़ा नहीं दे सकता और धीरे धीरे मैं अपनी शराब की लत को छुड़ा देता हूँ। अब मैंने 15 दिनों में अपनी लत को पूरी तरह छुड़ा के अपनी बीवी से कहा कि मैं फार्म संभाल लूँगा और वो घर पे ही आराम करे। तो इसका जवाब देते हुए उसने मुझे मना किया और कहा कि मैं अपनी शराब ही पीता रहूं और उससे मेरी किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके इस बर्ताव से थोड़ा चिढ़ गया और उससे कहा कि मैं अपनी शराब की आदत को छुड़ा चुका हूँ और अब मैं ही
फार्म की देखभाल किया करूँगा। ये कहते हुए मैं फार्म में गाय वाले सेक्शन में जाता हूँ और उन्हें चारा डालने लगता हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पे जाता हूँ तो बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है हमारे फार्म में लगभग 25 गाय थी, पर अब बस 20 गाय ही बची थी। मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया और वहाँ आने के लिए कहा। तो जब वो वहाँ आई, मैंने उसे इसके बारे में पूछा। मेरी पत्नी ने ये कहा कि पिछले कुछ दिनों में रात में गाय गायब हो जा रही है, और ये कि उसने मुझे बहुत बार ये बात बताई है, पर मैं इतना नशे में रहता था कि मुझे कुछ याद भी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से फिर से माफ़ी मांगी और मैंने उसे पूरी बात बताने को कहा। तब उसने मुझे बताया कि पिछले 1 महीने से नहीं सिर्फ हमारे घर का कुत्ता, पर फार्म के कई सारे जानवर गायब हो चुके हैं, और इनमें से गाय, भैंस, डक्स, मुर्गियाँ, सुअर और भी बहुत कुछ है। उसने मुझे कहा कि अगर मैं हर सेक्शन में जाऊंगा तो कुछ न कुछ जानवर गायब दिखेंगे, और यहाँ के हमारे 6 घोड़ों में से 2 घोड़े भी गायब हो चुके हैं। मैं ये सब जानकर थोड़ा घबरा जाता हूँ और अपनी पत्नी को बोलता हूँ, क्या हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस में की है? तो उसका जवाब देते हुए उसने कहा कि ये रिपोर्ट पुलिस में भी की गई है, मगर उनके हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा है। मैं बाकी का सारा काम ख़त्म करके घर में आ जाता हूँ और शाम का खाना खा के हम दोनों सो जाते हैं। रात में अचानक हमें फिर से जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और इस बार क्योंकि मैं होश में था तो मेरी पत्नी के साथ साथ मैं भी उठ जाता हूँ। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आप ये पानी पी लीजिए, क्योंकि आपको पिछले बार डॉक्टर को दिखाने के बाद उसने कहा था जब भी मैं रात में उठूं तो पानी ज़रूर पियो। मैं पानी पीता हूँ और हम दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाते वक्त मेरा सर अचानक चकराने लगता है और मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं जाके सो जाऊँ, वो पुलिस को कॉल करके बाहर जाके देखेगी। अगले दिन सुबह मैं जब अपनी पत्नी से पूछता हूँ तो वो मुझे बताती है पुलिस तो आई थी मगर उन्हें कुछ नहीं दिखा, तो वो वापस चली गई, और जब उसने बाहर देखा तो वहाँ कुछ अजीब या अलग नहीं लग रहा था। मैं जब उठ के फार्म में काम कर रहा था तो मुझे मुर्गियों के पिंजरे में से कई सारी मुर्गियाँ कम लग रही थी। मैंने जब ध्यान दिया तो वहाँ पे 2 पैरों के निशान थे, एक बड़े और दूसरा छोटे। ये ऐसा लग रहा था कि एक आदमी और एक औरत के पैरों के निशान हो। मैं वापस आता हूँ और अपनी पत्नी से पूछता हूँ कि पुलिस कहाँ पे आई थी, तो वो मुझे बोलती है गाय के तबेले में आई थी, क्योंकि वहीं से शोर हो रहा था और वहाँ से वापस चली गई थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और चुपचाप एक जूता लेके मुर्गियों के पिंजरे के वहाँ गया और देखा कि उसके पैरों के निशान बिल्कुल उस छोटे पैरों के निशान से मेल खा रहे थे। मैंने सोचा कि अगर पुलिस मुर्गियों के पिंजरे के वहाँ आई थी तो मेरी पत्नी ने मुझे झूठ क्यों कहा। बहरहाल मेरे मन में ज़रा सा शक घर कर जाता है और फिर थोड़ी देर में मैं घर में कुछ लेने के बहाने वापस आ जाता हूँ। तभी उसका फ़ोन मैं बहाने से ले लेता हूँ और देखता हूँ कि उसने तो पुलिस को कॉल ही नहीं किया था, बल्कि एक अननोन नंबर से रात में बहुत सारे कॉल आए थे। अब मैं थोड़ा सतर्क होकर रात में रहता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है तो मैं उसे एक न एक दिन पकड़ ही लूँगा। अगले 2 दिनों तक कुछ नहीं होता है, पर तीसरी रात फिर से जानवरों की आवाज़ आती है और मेरी पत्नी कहती है कि मैं पानी पी लूँ और बाहर आ जाऊँ उसके साथ।
मुझे लगा वो हमेशा मुझे अपने तरफ के ग्लास से पानी क्यों देती है, और मैंने पानी नहीं पिया बल्कि बाथरूम में जाके फ्लश कर दिया और उसे कहा कि वो आगे जाए क्योंकि मेरा सर दुख रहा है और मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने अपनी खिड़की से देखा कि मेरी पत्नी बाहर जाती है और वहाँ पे एक आदमी भी आता है। मैंने सोचा ये सही मौका है इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का, और मैं एक कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। और जब मैं लगभग गाय के तबेले के वहाँ पहुँच जाता हूँ तो मैंने दूर से ही जो देखा तो मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। मैंने देखा कि मेरी पत्नी और एक आदमी हमारे ही तबेले की एक गाय पे चढ़ के उसका खून पी रहे हैं। ये सब कुछ मैंने अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया है। बहुत धीरे धीरे धीमे कदमों से मैं वापस अपने कमरे में आ जाता हूँ और इस बार सच में वो पानी पीकर सो जाता हूँ ताकि मेरी पत्नी को मुझ पर शक ना हो पाए। अगले दिन सुबह मेरी पत्नी कहती है कि हमारी एक गाय फिर से गायब हो चुकी है और अब वो परेशान हो गई है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत कश्मकश में था कि उसे पूछूं, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उसी दिन मैंने ध्यान दिया कि मेरी पत्नी जितना भी हो सके धूप में निकलने से परहेज करती है, और अगर जाना भी हो तो अपने आप को और अपने बदन को पूरी तरह टोपी, मास्क और हुडी और चश्मा भी पहन के बाहर निकलती है। मैंने अपनी पत्नी से तो ये बात नहीं की, मगर हाँ, अपने दोस्त मैंडी को ज़रूर ये बात बताई है और उसने मुझे कहा है कि हो ना हो तुम्हारी बीवी वैम्पायर बन चुकी है। मुझे पता नहीं वो आदमी कौन था और उसका मेरा बीवी से क्या संबंध है, मगर इतना तो मैं समझ गया हूँ कि वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था बल्कि एक वैम्पायर था। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी वैम्पायर्स की ये कहानियाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं वैम्पायर्स के अगले भाग में डेविड की आगे की कहानी लेकर आऊँगा कि डेविड के साथ आखिर क्या हुआ। क्या उसकी पत्नी ने उसे मार दिया या फिर डेविड ने किसी तरह अपनी पत्नी और उस आदमी को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। मगर इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा वैम्पायर्स की अगली कहानी का। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको कहानियाँ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कर दीजिए ताकि YouTube पर ये कहानियाँ और लोगों तक भी पहुँच सके। अगर आपके किसी दोस्त या परिवार वालों को भी कहानियाँ पसंद हैं तो उन्हें भी हमारे चैनल की लिंक दे दीजिए ताकि वो भी हमारे परिवार से जुड़ सके। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो अपनी कहानी मुझे वहाँ भी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आप मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।